नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है जब किसी एक चीज़ को डेवलप तो किसी और कारण की वजह से किया गया होता है, लेकिन बाद में उसमें उतना पोटेंशियल होता है कि एक वाइड वैरायटी के टास्क के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली ऐसा ही हमारे डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिला था। इनिशियली अस्त्र मिसाइल को GVR एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर डेवलप किया गया था, जो कि रशियन R-77 का एक देसी रिप्लेसमेंट होने वाला था। अब इस बीच जब नेवी को एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसको हम बैरक 1 सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, तो DRDO की तरफ से अस्त्र मिसाइल को ही बेस करके एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसे VLSR-SAM का नाम दिया गया था। अब इसे अभी MR-SAM को सप्लीमेंट करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से अपनी वॉरशिप्स में एक क्लोज रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पॉइंट डिफेंस के लिए एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया गया था और इसमें NSAM सिस्टम्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि MRAM मिसाइल पर बेस्ड है। लेकिन इसको लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था और बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेम पॉइंट डिफेंस रोल के लिए या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए VLSR-SAM का ही एक लैंड बेस्ड वेरिएंट को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। टेक्निकली इसको हम इंडियन NSAM सिस्टम कह सकते हैं और इसको एक पॉइंट डिफेंस रोल के लिए या फिर एक इनर नेयर की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है और इससे एयरक्राफ्ट्स के अलावा क्रूज मिसाइल्स को, प्रिसिशन गाइडेड मुनिशंस को और UAVs को भी काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब इसके लिए DRDO की तरफ से एक पेंसिल बीम रडार को भी इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है और ये एक सिंगल ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाला है, जिसे क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर मूव भी किया जा सकता है और आगे चल के इसको इंडियन एयरफोर्स में बड़े मात्रा में इंडक्ट करने की कोशिश किया जा सकता है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस को इंडक्ट किया जा रहा है और इसमें खास करके इंडियन सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब इस सेगमेंट में इंडियन आर्मी की तरफ से जितने भी ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस को रिसेंटली खरीदा गया था, वो ज़्यादातर हमारी स्टेट ओन कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा या फिर स्टार्टअप कंपनियों के द्वारा डेवलप किया गया था। और ऐसे एक लॉइटरिंग मुनिशंस को कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में शामिल भी किया गया था। अब यहाँ पर ये एग्जैक्टली बताया नहीं जा रहा कि कौन सी लॉइटरिंग मुनिशंस की बात चल रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर ASL-50 सिस्टम की बात चल रही है। इसके बाद सेम प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से अभी ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी एक टर्बोजेट पावर लॉइटरिंग मुनिशंस को भी डेवलप करने वाले हैं, जिसमें 0.3 किलोन्यूटन से लेके 0.8 किलोन्यूटन तक की पावर को जनरेट करने वाले एक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे कि अभी तक जितने भी लॉइटरिंग मुनिशंस इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से बनाए गए थे, डेवलप किए गए थे, वो सभी के सभी बैटरी या इलेक्ट्रिक पावर थे, तो इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और रेंज थोड़ा लिमिटेड था। लेकिन अगर अभी एक टर्बोजेट पावर लॉइटरिंग मुनिशंस को डेवलप किया जाता है तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये एक खतरनाक सिस्टम होने वाला है, क्योंकि इसके साथ हम बेहतर रेंज और बेहतर वॉरेड कैरिंग कैपेसिटी को भी हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। अब जब तक पूरी तरीके से इसके बारे में पता नहीं चलता है, तब तक पर्टिकुलर डिसीजन तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक लॉइटरिंग मुनिशंस को भी डेवलप करने के लिए सीरियसली डिस्कशन जरूर किया जा रहा है। और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए या खरीदने के लिए अप्रूवल देने का इंतजार किया जा रहा है और एक बार आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करके उस रिपोर्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट कर दिया जाए तो ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। रिसेंटली जब हमारे PM नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर गए थे, तभी भारत और फ्रांस के बीच एडिशनल 26 रफाल M और 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी खरीदने के लिए बातचीत किया गया था। इसमें से जो 26 रफाल होने वाले थे, इनको इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर से हम लोग इस्तेमाल करने वाले थे, जिसमें से 4 रफाल की ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाले हैं। अब टेक्निकली रफाल M का कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं है, तो इस वजह से भारत की तरफ से इसकी 4 ट्विन सीटर वेरिएंट को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि रफाल की BSC वेरिएंट होने वाले हैं, जिनको इंडियन नेवी के पायलट्स को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
अब इसके लिए पहले से ही इंडियन नेवी की तरफ से गोवा के INS हंसा बेस में इन 4 ट्विन सीटर रफाल को रखने का फैसला किया जा चुका है, क्योंकि टेक्निकली इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं किया सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इनमें ना तो टेल हुक मौजूद और ना ही इनकी अंडर कैरियर सेक्शन को मजबूत किया गया, जो कि हर एक नेवल एयरक्राफ्ट को जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इनको अभी INS हंसा बेस में ही रखने का फैसला किया जा रहा है। इनमें बाकी सभी सिस्टम रफाल M के साथ ही सिमिलर होने वाला है, जिस वजह से इन पायलट्स को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है। साथ ही एक सिमुलेटर को भी वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाने वाला है, जहाँ पर हमारे पायलट्स को अच्छे तरीके की ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा सके। और ऑफिशियली इसको रफाल M का भी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन भी घोषित कर दिया गया है। अगला अपडेट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेके, जैसे कि ये सिस्टम सबसे पहले हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था, और तब से लेके आज तक हम धीरे धीरे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंट एक अपडेट भी सामने आता है जिसमें बताया जा रहा है कि जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि कम रिसोर्सेज का भी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अभी इसी वजह से हमारी तीनों सर्विस की तरफ से कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। और जब भी किसी कॉमन सिस्टम को ट्राई सर्विस में इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके लिए कॉमन सर्विस और ओवरऑल प्लेटफॉर्म को भी सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे इनकी मेंटेनेंस को काफ़ी हद तक आसान किया जा सकेगा। और ऐसा करने से हमारी इक्विपमेंट की सर्विस अवेलेबिलिटी बेहतर हो सकता है। अभी के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें काफ़ी सारे सिमिलरिटीज हैं और ये लगभग सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो अगर इनको आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से अलग अलग तरह के मेंटेनेंस या सर्विस को प्रोवाइड ना करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मेंटेनेंस या फिर ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को किया जाता है, तो इसमें कम पैसे खर्च होने के साथ साथ इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को भी बेहतर किया जा सकता है। सेम तरीके की कंडीशन हमारी दोनों एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लागू होता है, जिसे नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। और अभी रफाल में भी लगभग सेम तरीके के ऑपरेशंस को करने का प्लान किया जा रहा है। और नेवी और इंडियन एयरफोर्स के रफाल को अगर एक कॉमन सर्विस और मेंटेनेंस फैसिलिटी में रखा जा सकता है तो इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। सेम कंडीशन फ्यूचर में भी एक्वायर किए जाने वाले प्रेडेटर ड्रोन के लिए भी हम लोग लागू कर सकते हैं। और इसी वजह से हमारे डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी ऐसे ही सिस्टम्स को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलर हो। और ऐसा होने से सिर्फ सर्विस और मेंटेनेंस रिलेटेड इशू में नहीं, बल्कि कंबाइंड ऑपरेशंस को भी करने में हमको काफ़ी आसानी होने वाली। अगला अपडेट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके, जैसे कि अभी भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को डिप्लॉय किया जा चुका है और रिसेंटली फेज 2 की इंटरसेप्टर मिसाइल को भी टेस्ट किया जा रहा है। इस पर अभी रिसेंटली भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट को करने की बात की गई थी, जिसमें DRDO की तरफ से अभी सी बेस रडार स्टेशन को डिप्लॉय करने की बात की गई है। इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक होने वाली है और काफी लंबी दूरी से इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे इनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इस पर अभी पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया था कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से भारत को सुरक्षित नहीं रख सकता है। इस पर स्टेटमेंट देते हुए पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवा की तरफ से ये बात बताया गया था कि पाकिस्तान के पास अभी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिनको भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इस पर उनका दावा था कि भले ही भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवेलेबल मिसाइल है इसको इंटरसेप्ट कर पाना भारत की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बस की बात नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल है और MIRV कैपेबल मिसाइल में एक नहीं बल्कि कई वॉरेट एक साथ मौजूद होते हैं, जो कि एक ही बार में मल्टीपल लोकेशन पर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भले ही मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इसमें जो वॉरेट मौजूद होगा वो सभी के सभी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और ऐसा पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का क्लेम है। अब जहां तक बात रही MIRV कैपेबल मिसाइल की, तो कुछ हद तक उनकी बात बिल्कुल सच है कि MIRV कैपेबल मिसाइल से अगर वॉरेट रिलीज हो जाता है, जो कि नॉर्मल री एंट्री के दौरान होता है, तो उसके बाद सभी वॉरेट को डिस्ट्रॉय कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये री एंट्री से पहले ही मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मिसाइल को वॉरेट को रिलीज करने का मौका ही नहीं मिलने वाला, और सारे के सारे वॉरेट जब मिसाइल के अंदर मौजूद होंगे तभी ये मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मिसाइल किसी काम के नहीं होने वाले। इसके बाद अगर अवेलेबल मिसाइल की MIRV कैपेबिलिटी की बात करें तो अभी तक इस पर काफ़ी सारे सवाल किया जाता है, क्योंकि ये जो मिसाइल है एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें पाकिस्तान की तरफ से कई बार फेल्ड अटेम्प्ट को भी किया जा चुका है, जिस वजह से इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को लेकर भी कई बार सवाल किया जाता है।
तो क्या सच में पाकिस्तान के पास अभी MIRV कैपेबल मौजूद है? इसको लेकर अभी सवाल किया जा सकता है। और अगर है भी तब भी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से डेवलप किया गया, ये उनकी मिसाइल को री एंट्री करने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिस वजह से पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का जो एजम्पशन है ये काफ़ी हद तक गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।